फेडरलिज्म हम लोगों ने क्लास 10th में भी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एंटायर, अगर आप मतलब सीबीएसई के मार्किंग स्कीम को भी देखोगे तो दिस अलोन इज अ 6 मार्कर क्वेश्चन, 6 मार्कर चैप्टर। क्यों? क्योंकि 10th में भी हमने ये चैप्टर को किया था, फेडरलिज्म, जिसके अंदर था कि जो पावर्स होते हैं गवर्नमेंट के रूल करने की, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है, उनको हम डिवाइड करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। वो था हमारा चेक्स एंड बैलेंसेस जो काम करते हैं। और फेडरलिज्म हमारा है द डिविजन ऑफ पावर, कितना पावर सेंटर के पास है, कितना पावर स्टेट के पास है, और कितना पावर हमारे यहां पर लोकल गवर्नमेंट के पास। सो दैट इज अ फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इवन दो अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो द वर्ड फेडरलिज्म इज नॉट एडेड, बट जो हमारा स्ट्रक्चर है ऑफ गवर्नमेंट वो फेडरल है। यूनियन के पास ज्यादा पावर है, स्टेट के पास अपने लेवल में पावर है, और लोकल गवर्नमेंट्स को पावर शेयर किया गया। तो पहले हम आपके बुक में ये राइट साइड में दिया हुआ है इन द बॉक्स, उसको भी मैंने लिया है, नोट्स में है ये। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूएसएसआर, जो आपका 12th स्टैंडर्ड का एक सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक का, और वो ये है कि यूएसएसआर रशिया में डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ था। दैट वाज बिकॉज जो यूनियन था, सेंट रशिया जो मेन था, उसने अपने पास सारे पावर्स रखे थे, और जो बाकी रीजन्स थे उनके साथ में जो बाकी कंट्रीज थी, उनके उनको जो है सेंट्रलाइज, यानी कि सारे कंट्रोल अपने पास रखते थे, और उनको जो है पावर्स कम देते थे। उस वजह से सारे के सारे जो उस वक्त कंट्रीज जो पहले रशिया के अंदर थी, दे ऑल डिसइंटीग्रेटेड, एंड रशिया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होकर रशिया में हो गया। ऐसे ही आपका चेकोस्लोवाकिया था। आज चेकोस्लोवाकिया इज चेक एंड स्लोवाकिया, दो अलग नेशंस है। युगोस्लाविया एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो 7 डिफरेंट नेशंस बन चुका है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनल है। अगर आप कनाडा जाते हो ना तो वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कल को आपको नौकरी मिलती है, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको नौकरी कहाँ मिली है, वेदर इट इज अ फ्रेंच और द इंग्लिश स्पीकिंग। मतलब इस रोड के पार आपका फ्रेंच है, इस रोड के पार आपका इंग्लिश है। अगर आप फ्रेंच स्पीकिंग में आपकी नौकरी है तो आपको फ्रेंच सीखना पड़ता है, इंग्लिश में है तो व्हाई दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस? और उसका रीजन है कि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होता है, अगर वो अपने स्टेट्स को उनके अकॉर्डिंग पावर को नहीं देता, उनके एरिया को कंट्रोल करने के लिए उनको फ्रीडम नहीं देगा, तो डेफिनेटली वो स्टेट्स जो है वो कहेंगे हमें पूरी ऑटोनॉमी दे दो, जैसे श्रीलंका में हुआ था, सिविल वॉर। तो व्हाई इंडिया हैज रिमेन्ड यूनाइटेड डिस्पाइट इट्स पार्टीशन एंड डाइवर्सिटी? बिकॉज despite India's cultural and linguistic diversity, it shared a shared history of resistance to British Raj. शायद हम लोगों ने सबने मिलकर ब्रिटिश राज की जो परेशानियां थी वो देखी थी। शायद हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने एक ऐसा देश उस वक्त इमेजिन किया था जहां हम, इवन दो वी आर ऑल डिफरेंट बट वी शुड बी टुगेदर, एंड वी अडॉप्टेड फेडरल सिस्टम। अब नेक्स्ट आपका जो सेकंड सोर्स है, दैट इज केस, वो है फेडरलिज्म इन वेस्ट इंडीज। वहां पर भी फेडरेशन वाज देयर, बट उनका भी वही था, जो यूनियन होती है उनका सेंट्रल अथॉरिटी मतलब वीक था, एंड जो छोटे छोटे उनकी यूनिट्स थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे। और इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे जो फेडरलिज्म था, दैट ब्रोक इन 73 अंडर द टर्म्स ऑफ ट्रेटी ऑफ चगुरामास। अलग अलग आपके आइलैंड्स बन गए। अभी वेस्ट इंडीज के अंदर आपके अलग अलग आइलैंड्स हैं, और एक आपका कैरिबियन कम्युनिटी है, उनका अपना कॉमन एग्जीक्यूटिव है विच इज कंपोज्ड ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज। Thus, the units cannot coexist as a single country,
मतलब वो सिंगल नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंट भी नहीं है, बस। यूएस को देख लो, यूएस इज ऑल्सो हैविंग अ फेडरल सिस्टम, बट उनका क्या है कि दे हैव अ सिस्टम जहां पर स्टेट्स के पास इक्वल पावर है। दे आर नॉट सबॉर्डिनेट्स टू यू, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके वो सबॉर्डिनेट्स नहीं है, उनके नीचे नहीं है, उनके पास उनके अपने पावर्स है। एंड इट इज अप टू देम कि वो कौन से वाले को यूज लेना चाहते हैं। दैट इज वाई यूएसए आज भी यूएसए है, यूके आज भी यूके है। Whereas there have been many countries like USSR, Czechoslovakia, Yugoslavia, दो जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। यूएसएसआर इज नाउ नोवेयर, नाउ इट इज रशिया। चेकोस्लोवाकिया आपका दो हो चुका है, चेक एंड स्लोवाकिया। यूगोस्लाविया तो मैप से हट चुका है, नाउ इट इज 7 डिफरेंट कंट्रीज। दिस इज बिकॉज जो कोऑर्डिनेशन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए वो नहीं था। तो सबसे पहला है कि व्हाट इज फेडरलिज्म, यानी डिविजन ऑफ पावर्स, the mode of political organization that unites separate states or policies with an overarching political system। यानी कि in another word it is division of powers, यूनियन में पावर्स और स्टेट के लिए। फेडरलिज्म इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू अकोमोडेट टू सेट ऑफ पॉलिटिक्स, एक रीजनल लेवल एक नेशनल लेवल। क्यों? क्योंकि नेशनल लेवल पर जो भी गवर्नमेंट होगा वो पूरे देश को देखेगा, और रीजनल लेवल में जो होगा वो सिर्फ अपने रीजन के लिए होगा। और दोनों के पास आजादी है अपने एरियाज में लॉ लेकर आने की, लॉ को चेंज करने की। ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनॉमस इन इट्स ओन स्पेयर। इन सम फेडरल देयर इज एन इवन सिस्टम ऑफ डुअल सिटीजनशिप, यानी कि आप स्टेट का जो जिस स्टेट को आप बिलोंग करो वहां की भी और जिस कंट्री को बिलोंग, लाइक इन यूएस यू हैव डुअल, लेकिन इंडिया में वी आर सिंगल, वी आर इंडियंस, we have one single citizenship, but in US it is dual। the people likewise have two identities। जैसे आपने सुना होगा, हम लोग कहते हैं हम गुजराती हैं, हम पंजाबीज हैं, बट वी आर इंडियंस। each level of the polity has distinct powers and responsibilities। जैसे यूनियन गवर्नमेंट के पास अपने पूरे 100 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर उनको काम करना पड़ता, लाइक डिफेंस, करेंसी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, जितने भी चीजें नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं दे कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। वेयर एज आपके लोकल गवर्नमेंट जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये आपका आ जाता है अंडर रीजनल यानी कि स्टेट लिस्ट। एंड देयर इज ऑल्सो अ कॉन्करेंट लिस्ट लाइक एजुकेशन, अडॉप्शन, मैरिज, जिसमें दोनों बनाते हैं अपने अपने रूल्स। लेकिन इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जो सेंटर बनाता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने ज्यादा पावर दी। सो हाउ फेडरलिज्म कैन वर्क इन द रियल फिगर, मोटा मोटा अगर हम बोले तो यूनियन एंड स्टेट अगर मिलकर चलता है, यूनियन अगर स्टेट की आइडेंटिटी को, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा एंड राज्यसभा है, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म। क्योंकि लोकसभा के अंदर हर तरीके के लोग हैं फ्रॉम ऑल द कॉन्स्टिट्युएंसीज। राज्यसभा इज रिप्रेजेंटिंग इट्स ओन स्टेट, अपने स्टेट को जो है वो करता है। और जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होती है तो देर आर कुछ आपके जो है प्रोविजंस हैं जहां राज्यसभा का यस बोलना जरूरी होता है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट और सेंटर दोनों को पावर जो है बहुत स्ट्रांग दे रखी। द फंक्शनैलिटी ऑफ अ फेडरेशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स पॉलिटिक्स, culture, ideology, history। They it runs smoothly when they have a culture of trust, cooperation, mutual respect and constraint। अगर स्टेट हमेशा सेंटर को जो है इग्नोर करेगा या सेंटर स्टेट को इग्नोर करेगा तो देन उस जगह का जो है ब्रेकअप होना बहुत इजी है। Additionally, political parties influence how a constitution operates। If a single unit state language philosophy begins to dominate the federation as a whole, अगर भाई कोई एक स्टेट का इंसान डोमिनेट करेगा तो हो सकता है कि टूटना शुरू हो जाए।
So these circumstances may result in aggravated unit requesting cession or even in civil wars. हमारे यहाँ से कई जगह पे हुआ है, जैसे हम छत्तीसगढ़ कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, why it broke up, बिहार एंड झारखंड, आंध्रा एंड तेलंगाना, क्योंकि अगर एक तरीके का जो मतलब कि कम्युनिटी है वो दूसरे के ऊपर ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो देयर वुड ऑलवेज बी अ रिसेंटमेंट। अब नाइजीरिया का एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, नाइजीरिया इन अफ्रीका। Nigeria serves as an instructive case in point where a federal arrangement has failed to produce a stable state. क्यों? वहां Nigeria was divided into two, southern and northern. The Nigerian leaders decided to create a federal constitution at 1915. ये सब आपको लर्न करना, इबंदन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस। और वहां जो उनके मेन ग्रुप्स हैं, योरूबा, इबो एंड हौजा, दे गवर्न वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न रीजन। योरूबा जो है वो वेस्ट में गया, इबो ईस्ट में, एंड हौजा आपका नॉर्थ में। Their desire to expand the power to other regions wrote fear and sparked warfare. और आपस में अपनी अपनी जगह को एक्सपैंड करने की, जो हमने कल हिस्ट्री में जैसे पढ़ा था, उसकी वजह से आपस में जो है मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। अकॉर्डिंग टू द 60 कॉन्स्टिट्यूशन, द नाइजीरियन पुलिस वर जॉइंटली एडमिनिस्टर्ड बाय फेडरल एंड रीजनल एडमिन। मतलब मेन तो आपका नाइजीरिया, उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ में। तो जो पुलिस होती थी उनको दोनों ही एडमिट कर सकते थे। नो स्टेट वाज परमिटेड टू हैव अ सिविल पुलिस फोर्स अंडर 1979 कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज एडमिनिस्टर्ड बाय मिलिट्री। Though it regained democracy, but religious division, dispute over who will manage revenue from oil, who will take, ये सारा जो है आपस में लड़ने का हो गया। लोकल एथनिक ग्रुप्स अपोज द सेंट्रलाइजेशन पावर। उनका माना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑयल रिसोर्स पर जो है अपना हक नहीं रखना चाहिए। एंड दिस बिकेम द रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट। तो जो फेडरलिज्म है वहां पर नहीं चला, बट हमारे यहाँ क्यों चल रहा है? हमने नाइन्थ में भी पढ़, सॉरी 10th में भी पढ़ा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इवन मेंशन द वर्ड फेडरेशन। जब स्टार्ट किया था मैंने आपको यही एग्जाम्पल बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, बट जो हमारे प्रोविजंस है ना कि ये सब्जेक्ट यूनियन का है, ये सब्जेक्ट स्टेट का है, दैट इनडायरेक्टली गिव्स अस दिस डेफिनेशन कि हम फेडरल गवर्नमेंट है। जैसे देखो लिखा हुआ है, ये पेपर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया, दैट इज अ भारत, दैट इज भारत, इट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। द स्टेट्स एंड टेरिटरीज शैल देयर बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज, ये पेपर में आता है कौन सा पार्ट, कि लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के और स्टेट्स के कहां पर। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, इट इज फेडरल। द मेजोरिटी ऑफ अवर नेशनल लीडर्स, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो थे, दैट इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर अ ह्यूज कंट्री लाइक आवर्स, अथॉरिटीज वुड हैव टू डिवाइड द प्रोविंसेस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने उस वक्त में ही इस चीज को देख लिया था, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर हम एक लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। अगर हम 28 स्टेट्स है ना, तो हमारे 280 अलग लैंग्वेजेस हैं। इवन विद इन द लैंग्वेजेस हमारे बात करने के जो तरीके हैं वो अलग है। जैसे कि हम लोग तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं, तो जो हमारी भाषा है एंड सदर्न तमिलनाडु, मतलब है सेम कास्ट, सब कुछ सेम, लेकिन हमारे और उनके भाषा में फर्क होता है। फिर मम्मी मुझे बताती थी वो साउथ की है, वो मदुरई की है। This is how the difference is there. So, following India's partition, the Constituent Assembly resolved to create a government based on concept of unity, collaboration between center and state, as well as giving states autonomous powers. कैसे किया था? उस वक्त इनिशियली हमारा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से हम लोकल गवर्नमेंट बने थे।
पहले जो हमारे पावर्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में थे, जो हमारा प्रोविजन था वो। And it is also clearly mentioned कि if there is any dispute about which power comes under control of union, which conduct, वो आपके जो है जुडिशरी जो है उसको डिसाइड कर सकती। बोथ ऑफ दीज हैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको अलग बना रखा। एंड इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अबाउट विच पावर कम्स, तो वो हमारा जो है जुडिशरी करता है। इट क्लियरली डिमार्केट्स यूनियन के अंदर वो पावर्स होंगे जो कि पूरे गवर्नमेंट पूरी इंडिया के लिए जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो पावर्स है वो गवर्नमेंट सेंट्रल को दे रखा है ताकि पूरे भारत का डेवलपमेंट हो, और स्टेट्स अपने एरियाज में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं। द यूनियन लिस्ट ये पेपर में आता है, प्लीज जरूर लर्न करना, और आपकी बुक में ब्लू कलर में दिया हुआ है। इट्स ओरिजिनली 97 था, बाद में 3 ऐड हुए, अभी 100 है। और स्टेट लिस्ट पहले 66 थे, अब 61 है। कॉन्कुरेंट जिस पर दोनों बना सकते हैं 52 है। But the center and states can make law on subjects of concurrent, but in case of any जैसे मैरिज, अडॉप्ट मतलब की अडॉप्शन, इन पर दोनों बना सकते हैं। हमारा हिंदू लॉ भी है, हमारे अपने स्टेट्स के भी, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट आता तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पावर को लिया जाता है, बिकॉज दैट्स यूनियन पूरे भारत के लिए। और जो रेसिडुअरी है, यानी कि जो बच गए थे, जो उस वक्त में प्रिवेल नहीं कर रहे थे, जैसे आपका साइबर लॉ, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया गया। अब ये क्वेश्चन जो लिखा ना, इसका आंसर भी यही है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। Why is India considered to have federalism with a strong central government? Because India is a continent-sized country. हम छोटी कंट्री नहीं है, वी आर 7th लार्जेस्ट। हमारे यहाँ डाइवर्स मतलब कि इतने डाइवर्स है, हम सोशो इकोनॉमिक है, और अगर अपने अपने स्टेट्स पर हम छोड़ देंगे तो शायद डेवलपमेंट इतना ना हो। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिया है। टाइम टू टाइम पोवर्टी, इलिटरेसी, वेल्थ डिस्पैरिटी, इनके लिए मतलब ये ऐसे हैं जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इसीलिए सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिया। नाउ व्हाट आर द प्रोविजंस? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। The very existence of a state includes its territorial integrity. The parliament is empowered to form a new state by separation of territory from existing. It can also alter the boundary, give even its name. The constitution provides some safeguard by which the of securing the view of concerned state legislature. जब झारखंड और बिहार अलग हुए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए, इट वॉज नॉट वन डे। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव्स जब तक उन चीजों पे यस ना कहते हैं, देयर इज अ क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है, सेंटर अपने आप नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कर सकता। द सेंटर हैज ऑल्सो, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन वेरी पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजंस। जैसे इमरजेंसी अगर लगती है, कोई भी इमरजेंसी, तो पार्लियामेंट ऑल्सो अज्यूम्स अ पावर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट जो कि स्टेट का है, लेकिन उस दौरान सेंटर जो है वो बना सकती। हमारे यहाँ 1975 में जब लगी थी तो द स्टेट्स कुड नॉट डू, सेंटर बना सकता था। तो ये एक और प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया जिससे हमारा सेंटर ज्यादा पावरफुल है। During normal circumstances, the central government has effective financial powers and responsibility. The items generating revenue are under the control of central government. The central government has many revenue sources and states are dependent on the grants and assistance. मतलब स्टेट जो है अपनी मर्जी से टैक्सेस नहीं डाल सकते, उनको उनको जो है सेंटर से ही पैसा लेना पड़ता है। India also has adopted planning as an instrument of rapid economic progress. और जो आपकी प्लानिंग ऑफ इकोनॉमी, जो आपका प्लानिंग है
वो सिर्फ एक जगह के लिए नहीं जाएगा, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है तो वो सारे स्टेट्स पर लागू होता है। और इसकी वजह से क्या है कि प्लानिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। द प्लानिंग कमीशन, अब तो उसका नाम नीति आयोग है, अब इसका नाम प्लानिंग कमीशन नहीं है। अब जो नीति आयोग है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसका एक्स, आप लोग ट्वेल्थ में पढ़ोगे, एक्स ऑफिस मतलब जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन अब जो उसमें मेंबर्स है ना सारे स्टेट से भी होते हैं, और उसमें रोटेशन होता है 2-2 साल का। एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, आपके जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या आपका जो है एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उनको भी टेम्पररली अपॉइंट करते हैं और उनसे सलाह लेकर आगे जो है प्लानिंग की जाती है। बट ऑल ऑफ दिस इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे पता लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका पावर ज्यादा है। एक और जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है, ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है हमारे यहाँ पर, द ऑफिस ऑफ गवर्नर। जो गवर्नर होता है नॉर्मली ही इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द गवर्नर हैज सर्टेन पावर टू recommend dismissal of state government and dissolution of assembly. Even in normal circumstances, the governor has a power to reserve a bill passed by state legislature for the assent of president. मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट अपनी मर्जी से कोई बिल बना देगी, वहां पर उनके ऊपर वॉच डॉग है आपका गवर्नर, उन पर नजर रखने के लिए है गवर्नर। यानी कि इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के अफेयर्स में भी हिस्सा लेती है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर है ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट सेंटर। This allows the central government to delay the state legislation and also to examine such bills and veto them completely. The Constitution clearly states the executive power of centers are superior to the executive powers of state. Then the Constitution has given more executive powers. There may be times when situation requires central government to legislate on issues from the state list. This is possible if Rajya Sabha approves the move. The executive powers of federal government are plainly superior to those of states according to the constitution. So the federal government has the authority to issue directive to state governments. अगर सेंटर को लगता है कि चेंज लाना जरूरी है तो फिर वो जो है हो सकता है कि वो स्टेट को एक डायरेक्शन इंक्लूड करें कि उनको ये काम करना पड़े। यानी कि अगर हम देखें तो द सेंटर हैज मोर पावर देन द स्टेट्स। अब आता है ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस ऑफिसर्स। हमारे जितने भी आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ये सब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। काम वो स्टेट्स में करते हैं, उनका कैडर जो है स्टेट में होगा। मे बी यू हैव रिटन, आपने जो है आईएएस दिया है, आपकी पोस्टिंग जो है वो लखनऊ में है, यूपी में है, लेकिन आप एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के कहलाओगे। स्टेट गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता है। द ऑल इंडिया सर्विस ऑल्सो कम्स अंडर द, उसको हम यूपीएससी एग्जाम इसलिए बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस। द स्टेट गवर्नमेंट कैन नीदर टेक डिसिप्लिनरी एक्शन नॉर कैन दे मूव दीज ऑफिसर्स फ्रॉम देयर सर्विसेज। एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन जाता है, क्योंकि अगर कोई आईएएस ऑफिसर गलत काम करता है तो स्टेट उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। बट इसका फायदा ये भी होता है कि वो इंसान सेंटर के थ्रू है तो ही वुड बी टेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर पावर्स को अपने साथ में रखे चलता। द Articles 33 and 34 authorizes the Parliament to protect persons in service of union or a state in respect of any action taken by them during martial law or to maintain or restore order. This provision further strengthens the power of union government. The Armed Forces Special Power Act has been made on these provisions. तो ये आपका जो है, इससे हमारे जो स्टेट और जो सेंटर है उसका पावर। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी से सेंटर हैज मोर पावर्स। अब सेंटर और स्टेट का हमेशा जो है 36 का आंकड़ा रहा है हमारे यहाँ पर। देयर हैज बीन अ टाइम व्हेन सेंटर स्टेट रिलेशंस वर वेरी सॉवर, बट अभी काफी अच्छा है। तो किस किस तरीके से रिलेशंस होते हैं एक सेंटर और स्टेट में?
लेजिस्लेटिव यानी कि जहां लॉ बनाना है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, और कहां जहां पैसा देना है या लेना है। आर्टिकल 245 to 255 deals with the legislative relations. The Indian Constitution divides the legislative powers between center and state concerning both the territory and subject of legislation. It provides parliamentary legislation in the state field under 5 extraordinary situations, as well as the center's control over state legislation in certain. मतलब 5 ऐसे जगह है जहां स्टेट अपनी मर्जी से बना सकती है। एट द सेम टाइम सेंटर के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस है जहां वो स्टेट के लेजिस्लेशन में इंटरफेयर कर सकती है, मतलब नॉर्मली नहीं करती है, लेकिन देर आर स्पेशल प्रोविजंस व्हेन दे कैन इंटरफेयर। There are 4 aspects in the center-state legislative relation: territorial, extent of central and state legislation. मतलब किस टेरिटरी को they can govern, कितना extension, ये सारा उन्होंने दे रखा। Parliamentary legislation in the state field and center's control over state legislation एक distribution रहा है, but जो states हैं दे हैव बीन डिमांडिंग ऑटोनॉमी, उनको क्योंकि कई जगहों पर सेंटर के पास पावर ज्यादा है तो वो मतलब कि इंटरफेयर करते हैं, और इंटरफेयर करने की वजह से क्या होता है कि जो स्टेट्स की जो स्टेबिलिटी है ना वो खत्म हो जाती है, और इसीलिए स्टेट्स जो हैं दे वांट मोर ऑटोनॉमी यानी कि मोर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट, the divisions of power should be changed in favor of states and more power and important powers to be assigned states का मानना है। सेकेंड, states should have independent sources of revenue, क्योंकि अभी क्या होता है कि उनको रेवेन्यू जो है वो उनको फाइनेंशियल एड्स पर, अगर उनका सेंटर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है ना तो फाइनेंशियल एड्स रुक जाते हैं। दिस इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। थर्ड, related to admin power of states, they rescind the control of administrative machine। जैसे आपका जो गवर्नर वाला जो है वो एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि स्टेट्स का मानना है कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय सेंटर, यानी कि इनडायरेक्टली सेंटर जब नहीं चाहेगा तो वो गवर्नर के थ्रू उस चीज को रुकवा देती है। फोर्थ, इट मे बी रिलेटेड टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इशू, लाइक तमिलनाडु में हिंदी को मतलब कि वो करना, मराठी इन महाराष्ट्र, कर्नाटका में कन्नड़ा, दे वांट कि उनको फुल फ्रीडम दिया जाए कि वो किस लैंग्वेज को लेना चाहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी एंड इंग्लिश आर अवर, इट्स नॉट नेशनल बट ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड इट शुड बी यूज एवरीवेयर। लेकिन देयर आर स्टेट्स वो कहते हैं हमारे स्टेट में रहते हो तो आपको हमारा लैंग्वेज आना चाहिए, वो चाहते हैं ऐसा। और डिमांड फॉर एडवांसिंग द पंजाबी लैंग्वेज एंड कल्चर्स आर इंस्टेंसेस ऑफ दिस। Some states also feel there is domination of Hindi speaking areas over others. In fact, during decade of 60 there were agitations that was basically in Tamil Nadu, और उसी के वजह से जो तमिलनाडु के अंदर जो आपका AIADMK जो बना था वो तभी बना था। इनफैक्ट आपको पता है तमिलनाडु के अंदर, बिकॉज मुझे तो इसलिए पता है कि मैं पर्सनली वहां को बिलोंग करती हूँ, हिंदी वो लोग चोरी चुप के लर्न करते थे एक टाइम में। हिंदी मूवीज वहां नहीं आती थी, बस थोड़े टाइम के लिए आती थी, लेटर स्टेजेस में जाकर सब कुछ नॉर्मल हुआ था। एज आई सेड, रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट्स रूल जो मैंने अभी बताया था, ये पेपर का आप कह सकते हो इस चैप्टर का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक आपका जो ये ऑटोनॉमी वाला है, एक आपका पहले वाला, और एक ये वाला। दिस इज वन, the role of governors has always been a controversial issue, already मैं बता चुकी हूँ। The governor is not an elected office holder, they are either retired military officers, civil servant, IAS वगैरह होते हैं, या politicians। They are appointed by the central government and actions of governor are often viewed as interference by the central government in the functioning of state government। and ऐसा बहुत सारे examples हैं, not to mention, but there are so many, जहां पे गवर्नर स्टेट के काम को रोकता है, यानी कि इनडायरेक्टली इट इज दिस सेंटर विच इज इंटरफेयरिंग। When two different parties are at power at the center and state, the role of governor becomes more controversial, और ऐसा हमारे देश में रहा भी है।
One of the most powerful, sorry, controversial articles in the Constitution is providing precedence rule in any state. Bhai, this provision is applied when a situation has risen in which government of state cannot carry on following provisions of constitution. अगर वो constitution का के according नहीं चल रहे हैं, तो the center can put पर 12th में है ये वाला कि कौन से दो ऐसे स्टेट से जहां प्रेसिडेंट रूल लगा था. It results in the takeover of state government by the union government. अब यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं ले सकती है, लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट का रूल लगा दिया जाता है, which can be till 3 years. The governor has the power to recommend or dismiss the dismissal of state government and suspension or dissolution also. The state governments were dismissed in some cases, even they had majority in legislature, as it happened in Kerala. Then it also happened in many states after 67. भाई, जब हमारी मेजोरिटी है, हमारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सेंटर का मानना था कि दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया था. Some cases went to Supreme Court and the court ruled out constitutional validity of decision to impose president rule can be examined by judiciary. कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच भी किया था इसके लिए. अगर जब आप 12th में पढ़ोगे ना, तो 74-75 वाला जो एज था, उसमें आप पढ़ोगे कितने कॉन्ट्रोवर्सीज आए थे. एंड देयर हैव बीन मेनी, नॉट वन. मतलब कि सिचुएशन तब अच्छा रहता है जब सेंटर में जो गवर्नमेंट है ना, वही अगर स्टेट्स में भी होती है ना, तो वहां इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती. नेक्स्ट इज इंटर-स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइक वाटर प्रॉब्लम बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका. मुझे लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हुआ. बिना मतलब के लोग पत्थर मारते रहते हैं एक दूसरे पर. While the states keep fighting with the center over autonomy, other issues like share in revenue resources, there have been many instances of dispute between two states or among two. The judicial indeed act as arbitration mechanism on dispute of a legal nature, but these disputes are in reality not just legal. They have political implication and therefore they can be best resolved only through negotiation and mutual understanding. जैसे मैंने आपको पानी का बताया, भाई कर्नाटका कहता है कावेरी हमारी है, हम कहते हैं कावेरी से पानी हमें भी दे दो, और उसका जो इम्प्लीकेशन होता है ना, वो कहीं कहीं पर जाके चला जाता है. मतलब इट इज नॉट ओनली, इवन दो कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर शेयरिंग बॉर्डर, हमारे घर से हमें सिर्फ 4 घंटे का ड्राइव होता है. मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रैवल वीकेंड्स में, बट स्टिल दीज आर गोइंग ऑन. ऐसे कई स्टेट्स में होता है. जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट, states have certain claims over territory belonging to neighbor country. One is between Maharashtra and Karnataka, बेलगाम के ऊपर. एक्चुअल में क्या है कि अगर हम उससे आजादी से पहले देखें ना, महाराष्ट्र, विदर्भा, गुजरात, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, ये सब आपके जो है बॉम्बे प्रोविजन में आते थे. लेकिन बाद में हमारा ये सब अलग अलग स्टेट्स में आ गया था. अभी भी विदर्भा वाली जो जगह, वहां पे अभी भी चल रही है लड़ाई. बेलगाम जो है वो वैसे तो अभी कर्नाटका में है, लेकिन महाराष्ट्र, अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे ना, महाराष्ट्र और कर्नाटका में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता. मैं जाती हूँ, मुझे पता है, मतलब बिल्कुल डिफरेंस नहीं दिखाई देता. रहन सहन सब कुछ तकरीबन, उनका मानना है बेलगाम उनका, उनका मानना उनका है. और आप एक एरिया में देखोगे जहां पर यू विल फाइंड कम्युनिटीज ऑफ बोथ लिविंग. मणिपुर एंड नागालैंड टू हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट, क्योंकि हमारे कुछ स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमारे कार्व हुए थे असम से. द कार्विंग आउट ऑफ हरियाणा, जो कि बाद में राजीव गांधी लॉन्ग वॉल डिस्प्यूट से उन्होंने कोशिश तो की थी, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे, चंडीगढ़ इज कॉमन टू हरियाणा ऑल्सो, चंडीगढ़ इज कॉमन टू पंजाब ऑल्सो. अभी तक वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ हमारा. क्यों? क्योंकि हरियाणा इज हैविंग अ वेरी डिफरेंट कल्चर पंजाब से. The city today house the capital of both the states. In 1985, the then Prime Minister Rajiv Gandhi, जो है राजीव गांधी,
लॉन्ग वॉल अकॉर्ड बनाया था, एंड इट वाज सपोज कि चंडीगढ़ वाज टू बी हैंडेड ओवर, बट अभी तक तो नहीं हुआ। रिवर वाटर शेयरिंग ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। देर आर इवन मोर सीरियस बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर एंड एग्रीकल्चर, द कावेरी इशू। Farmers are dependent on Kaveri water, though there is a river water tribunal to set, but ये सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और अभी तक चल ही रहा है। रजनीकांत जी की मूवी वहां आती है, मतलब रजनीकांत वाला तो मुझे बड़ा ही अजीब लगता है, बिकॉज बेसिकली ही बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। वहां से वो कर्नाटका में रहे थे, वो तमिल मूवीज में आते हैं, वो हिंदी में आते हैं, वो सब में आते हैं, ही सच अ रिस्पेक्टेड पर्सन, बट ऑफ टाइम देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट। वो रिवर वाटर वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं कहीं पहुंच जाता है, मतलब इट इज शोन इन डिफरेंट एरियाज। इन अनदर सिमिलर डिस्प्यूट, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र जो है वो नर्मदा रिवर को लेकर लड़ रहे हैं, क्योंकि नर्मदा आपका गुजरात में है, लेकिन इट स्टार्ट्स वहां से, मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है। River happen to be the greatest resource and therefore these disputes of the river water test the patience of cooperatives पे। अब कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? पानी किसको कहाँ, पानी सबको चाहिए और ये अंडरस्टैंडिंग सबको होना चाहिए, बट नो अकॉर्ड हैज बीन मेड। जम्मू कश्मीर आपको भी पता है, पहले जम्मू कश्मीर जो था इट हैड अ स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370 ने उसको स्पेशल स्टेटस दिया था, और इसके बारे में हमारे 12th में बहुत अच्छी सी कहानी है, एंड देर इज वन मूवी ऑल्सो यू कैन वॉच, उससे आपको पता रहता। उस वक्त में हरि सिंह जी जो थे, ही वॉज अ प्रिंस, एंड जब पार्टीशन हुआ था तो ब्रिटिश ने कहा था चाहे तो आप इंडिया का पार्ट हो जाओ या पाकिस्तान का या इंडिपेंडेंट, तो वो इंडिपेंडेंट बन गए थे। बट लेटर ऑन देर वॉज अ वॉर इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, और पाकिस्तान ने एक एरिया को कब्जा कर लिया था जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके। उस वक्त जो महाराजा थे उन्होंने इंडियन यूनियन से हेल्प मांगी थी, एंड दैट वो जो हेल्प था उसके अंदर आर्टिकल 370 लगाकर जम्मू कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, बट उसके साथ देयर वर सम प्रोविजंस। According to that, there is a constitutional provision that allows president with the concurrence of state government कि कौन सा यूनियन लिस्ट उस एरिया को अप्लाई करता है। देन वहां पर दे हैड अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, अलग फ्लैग था उस वक्त में। इंडियंस जो हम दूसरी जगहों पे रिसाइड करते थे, वी कुड नॉट बाय प्रॉपर्टी ओवर देयर, हम लोग वहां पे नहीं कर सकते थे, बट कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिससे सेंटर जो है, द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी वहां नहीं होता था। और इसकी वजह से क्या था कि बहुत टाइम तक जम्मू कश्मीर सफर करता रहा। ऑन 5th August 2019 the government, Indian government revoked special status and limited autonomy under Article 370, और अभी जो है right now we are having जम्मू कश्मीर into two parts, one is आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका है लद्दाख। तो इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वॉज फार साइटेड। उन्होंने बहुत पहले से इस चीज को समझ लिया था कि देयर माइट बी सम डिफरेंसेस, इसीलिए स्टेट के लिए, सेंटर के लिए सारे पावर्स उन्होंने अलग किए थे। दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द वर्ड फेडरलिज्म, लेकिन फेडरल सिस्टम हमने कर रखा है। इंडियन जो यूनियन, सॉरी यूनियन गवर्नमेंट है, इट हैज गॉट 100 एरियाज जहां पे वो लेजिस्लेट करता है, एंड स्टेट के पास अपने 60 अपने हैं। यस, इनके बावजूद भी देर आर एरियाज व्हेन देर इज डिस्प्यूट, जो आज हमने पढ़ा है, और इस तरीके से, बट स्टिल वी आर होल्डिंग दैट इंटीग्रिटी। दैट इज वाई अनलाइक नाइजीरिया या फिर वेस्ट इंडीज या अदर रशिया, मतलब कि यूएसएसआर,
हमारी कंट्री में फेडरलिज्म अभी भी है एंड वी आर यूनाइटेड। इसमें जो कंट्रोवर्सी वाला जो क्वेश्चन है गवर्नर के, उसमें वो वाला क्वेश्चन, स्टार्टिंग में व्हाट मेक्स, ये वाले, स्टेट्स के क्या क्या ऑटोनॉमी, मतलब व्हाट दे आर डिमांडिंग, ये वाला, ये पेपर में आया हुआ है। आईएएस जो एग्जाम वाला क्वेश्चन है, वो आपके उसमें बना हुआ है एक टेबल कि कौन कौन से एग्जाम्स हमारे होते हैं। लाइक हमारे जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो सेंट्रल हैं, वो हमारे अपने हैं। स्टेट्स के भी अपने मतलब के एग्जाम्स हैं, स्टेट एसएससी, बट वो उस स्टेट्स को, उसी स्टेट को जो है बिलोंग करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल वाला होता है, दैट इज ऑल, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कहाँ पर किस केडर में किसको डालना चाहते हैं। So we are having a federal government with a strong central government with more powers. So this is the chapter फेडरलिज्म। ये जो चार क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इनको इम्पोर्टेंट, जो आर्टिकल है 11 शेड्यूल वाला क्वेश्चन है, ये सब आपने जो है लर्न करने फॉर द 1 मार्कर। 6 मार्कर का ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। मतलब बाकी जो आपके इससे पहले 3 चैप्टर्स मिलके 12 मार्क्स के थे, चार चार चार, लेकिन ये अकेला चैप्टर 6 मार्क्स का है। So you have to learn these questions which I have told you. Right? So with this, the chapter federalism is also over.